1.35 करोड़ की जो आबादी है उसमें से करीब 78 लाख खेल रहे हैं, या फिर अगर आपकी जन भागीदारी और जो अमृत कलश यात्रा के अंदर और उसमें जुड़ने की जो बात हुई तो उसमें भी इतने सारे लाखों लोग और मेजॉरिटी नंबर्स आए हैं। ये सच है कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हाँ। कह रहे हैं रात को 11 बजे भी यहाँ क्रिकेट होता है। कहीं जाइए, और ये नहीं कि शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हाँ। वैसे ही जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश जी, अमृत सरोवर हो, ये जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, 1% आबादी है देश की जम्मू कश्मीर में, लेकिन देश में कहीं न कहीं इन कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर ने अपनी पहचान बनाई है। और गुजरात से ज्यादा, यही तो परिवर्तन। और गुजरात से ज्यादा आंकड़े कहते हैं, गुजरात से 2000 ज्यादा इवेंट्स आपने यहाँ जम्मू कश्मीर में किए हैं। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जम्मू कश्मीर से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये यही बात परिवर्तन क्या हुआ है दर्शाता है, और ये स्वतः हुआ है। ये स्वाभाविक रूप से हुआ है, ऐसा नहीं है कि गन पॉइंट पे कि करना पड़ेगा। नहीं, ये सब गन पॉइंट तो कुछ लोग ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि अधिकांश ये कहा जाता है कि तिरंगा जबरन पकड़ना पड़ रहा है। हर पर तिरंगा लोग लगा रहे हैं। हाँ। कितने जगह बंदूक से तिरंगा लगवाया जा सकता है। और पाकिस्तान का झंडा लगाने के लिए अगर आतंकवादी बंदूक का सहारा ले रहा था, तो भारत का तिरंगा लगाने के लिए ये काम तो हम नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात नहीं सही है कि पाकिस्तान की बंदूक के आधार पर लोग तिरंगा लगाने से डरते थे? वो दहशत खत्म हुई, इसलिए स्वतः लोग लगाने लगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो पत्थर फेंकने वाला सिचुएशन था वो रियल कश्मीर है, ये जो तिरंगा लगाने वाला कश्मीर है वो रील कश्मीर है, यानी कि क्यूरेटेड है। हाँ, ये अब कुछ लोग दिग्भ्रमित हैं। मुझे लगता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि इससे बाहर निकले वो लोग, क्योंकि अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। आप हैं यहाँ 1-2 दिन अगर रहेंगे तो आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी एरिया में चले जाइए, तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। और आज यहाँ श्रीनगर में है, रात को आप देखिए, चाहे वो डल का किनारा हो, वहाँ गिटार बजाते हुए बच्चे बच्चियाँ मिलेंगे। पोलो व्यू मार्केट जाइए, लाल चौक जाइए, तो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। और ये स्वाभाविक अपने आप से है, ऐसा नहीं है कि किसी कंपल्शन से या एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको कि एनकरेज किया जा रहा है कि आप माहौल बनाइए। कोई कंपल्सन नहीं है, लोग स्वतः आगे आ रहे हैं। हमारी भूमिका एक फैसिलिटेटर की है, लोगों को एक शांतिपूर्ण वातावरण मिले। जो बात मैं बार बार कहता हूँ कि पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई, पड़ोसी या आतंकवादियों के इशारे पर बंद काल, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, ट्रेड बंद, बिजनेस बंद, ट्रैफिक बंद, तो वो सब अब इतिहास की बातें होंगे। जम्मू कश्मीर उससे आगे निकल चुका है। 34 साल बाद यहाँ मुहर्रम का जुलूस जी शांतिपूर्ण ढंग से निकला जी, और मैंने खुद भी, मुझे सौभाग्य है इस बात का कि वहाँ मैं जा सका, लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हो सका। तो ये परिवर्तन तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। ये स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस, पूरे भारत में से एक ग्रुप आए, 100 से ज्यादा मेयर्स और म्युनिसिपल काउंसिल। 100 स्मार्ट सिटीज के सीईओ आए थे, और यहाँ मेयर्स भी आए थे और श्रीनगर में। हाँ, और श्रीनगर के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे लगता है काफ़ी अप्रिसिएट किया है। और कई चीज़ों का हमने ध्यान रखा है उसमें, कि एक तो इकोलॉजी का, दूसरा जो बात प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। हाँ, तो उसका भी ध्यान इस पूरे योजना में रखा गया है। कुछ स्पेशल एफर्ट है, प्रोजेक्ट है, कुछ लोगों की मांग है, खासकर कश्मीरी मूल के लोग हैं, कि जो प्राचीन मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं जो यहाँ पर थे, ये हेरिटेज कंजर्वेशन हमारा एक प्लान है। हाँ, उसमें इस तरह के मंदिर, जियारतें, गुरुद्वारे और चर्च कई का निर्माण हमने कराया है, और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, इसे आगे भी करेंगे। और कुछ जो एएसआई के अधीन है, वो क्योंकि एएसआई के रूल्स थोड़े पेचीदा हैं, तो उस पर कुछ काम है। उस पर कुछ कहना मुश्किल है, जो कानून है
प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर तो आप जानते हैं कि हाँ अभी जो देश का कानून उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। हाँ। मुझे लगता है भारत सरकार कुछ जरूर सोच रही हो। दूसरी एक और अहम मुद्दा जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी हैं उनके रीसेटलमेंट पर कई बार बातें होती हैं, फिर साइलेंस हो जाता है, फिर जब लोग आते हैं कुछ देखिए, अटैक्स होते हैं, फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बातें बहुत लोग करते हैं, ब्लूप्रिंट क्या होगा ये कहना बड़ा आसान है और मुझे लगता है कि किसी को हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो मुझे दो तीन बात कहनी है। एक कि एक पैकेज भारत सरकार ने दिया उनको, उस पैकेज को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना ये जिम्मेदारी हमारी है। आज मैं कह सकता हूं कि जितनी नौकरियां थी भर दी गई, आवास की समस्या थी काफी बना दी गई, अगले साल तक पूरा बन जाएगा, लोग रहने लगे हैं और वो उनकी वास्तविक दिक्कत थी। मैं खुद इन कामों को व्यक्तिगत रूप से मैं मुआयना भी करता हूं और इसकी प्रगति की मॉनिटरिंग भी करता हूं। श्रीनगर में बन रहा है, आपको अवसर हो तो देखिएगा, कई जगह तो ये काम पूरे हो जाएंगे। अब मोटे तौर पर 6000 नौकरी 6000 घर ये मूल प्लान था, तो इतने लोग तो अब घरों में रहेंगे। एक विचार मेरे मन में है और मुझे लगता है कि ये श्रीनगर शहर में ऐसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा सकती है। मैंने कर्मचारियों से भी बात की है, इन लोगों से भी बात की है कि भाई ये जो आवास है आपका जो सरकार बना के दे रही है, अब जिस दिन रिटायर हो जाएंगे उस दिन आपको खाली करना होगा। आपको तो सैलरी मिल रही है जी, आप बसना चाहते हैं तो हम आपको जमीन देते हैं, आप घर बनाइए, अपना घर बनाइए। तो इस चर्चा को हमने आगे बढ़ाया है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो श्रीनगर में ही एक बड़ी हाउसिंग एक बार शुरू हो जाए तो मुझे लगता है हर जगह, और यहाँ का माहौल भी जो जिस तरह का है, यहाँ के स्थानीय लोग भी वो ये मानते हैं कि बिना इनके कश्मीर अधूरा है। हाँ। ये भी एक माने अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। तो बीच में एक पहल थी, आपने कहा था जिन लोगों की जमीनें हड़प ली गई, अगर आपके पास कागजात है तो आप लाइए, हम जरा वो पहल जारी है। हाँ। ढेर सारी जमीनें खाली हुई हैं, कुछ डिस्ट्रेस सेल है। हाँ। और वो डिस्ट्रेस सेल का मामला न्यायालय में, रेवेन्यू कोर्ट में होता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जहां स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा कब्जा वो खाली करा दिया गया और वो काम अनवरत चलने वाला है, कोई एक दिन में वो खत्म नहीं होता है। तो आपने कहा कि जन समुदाय में एक ऑल्टरनेटिव एक सोच जो है वो अब धीरे धीरे निकल के आ रही है, जो बंदूक की नोक पे नहीं है, अपनी खुली सोच वो सामने दिख रही है। पर ये सोच धीरे धीरे क्या पॉलिटिक्स में भी आपको दिख रहा है? क्या एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव जो तिरंगे के अंदर अपनी पॉलिटिक्स करना चाहता है वैसा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है? तिरंगे के बाहर पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में करना किसी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल होगा, किसी के लिए। पर इसके लिए जो पुराना इकोसिस्टम था, पॉलिटिकल इकोसिस्टम, उसको क्या ध्वस्त करने की आवश्यकता है? नहीं, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, तिरंगे के बाहर राजनीति करना अब जम्मू कश्मीर में किसी के लिए मुमकिन मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि मैं भी लोगों के संपर्क में रहता हूं। अंतिम दो प्रश्न हैं जी साहब। पहला तो पिछली बार भी हमने इस पर थोड़ी चर्चा की थी, तो मैं फिर पूछूंगा। एक तरफ आप कहते हैं कि पूरा माहौल, वातावरण, सारा काम कर दिया गया है, अब चुनाव आयोग को निर्णय लेना है कि चुनाव कब कराने हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन को 86% एप्रिसिएशन है, तो आपका इशारा क्या है? मैं नहीं कह रहा, नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। ऐसा आंकड़े देखिए, हमने टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में प्रयोग किया है। आप जानते हैं कि जब मैं आया था तो ट्रक पर फाइल लद के जाती थी, आज हम ई गवर्नेंस में देश में नंबर 1 हो गए। 1050 सर्विसेज हमने ऑनलाइन कर दी हैं और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जो सर्विसेज हैं वो ऑटो अपील मोड में कर दिया है, जो उसमें स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें सर्विस मिलनी है, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। हाँ। तो वो भी हमने लागू कर दिया। उसमें रैपिड असेसमेंट सिस्टम की व्यवस्था है, तो हम लोगों से पूछते हैं कि साहब अस्पताल में सफाई कैसी है, डॉक्टर मिलता है कि नहीं मिलता है, जो भी सर्विसेज हैं, तो उसमें अप्रूवल रेटिंग 86% है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि
मैंने 86% अप्रूवल रेटिंग, इसको कई लोग समझते हैं कि ये हम इसलिए कर रहे हैं। ये तो एक गुड गवर्नेंस या प्रो पीपुल गवर्नेंस का एक मानक है। इसको कई लोग समझते हैं कि ये चुनाव न कराने का बहाना, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में चुनाव होगा ही, लोकतंत्र की जननी है भारत। पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं। आज ही अखबार में आपने खबर पढ़ी होगी फिर वोटर लिस्ट को लेकर जी। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग जब कहेगा तो विधानसभा के चुनाव भी होंगे। मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं जी। यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज के टेन्योर खत्म हो रहे हैं जी। उसको लेकर के कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यहाँ ओबीसी को रिजर्वेशन देना संवैधानिक जरूरत है जी। और तमाम हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों ने चुनाव आयोग को, मैंने हमारे चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन दिया था कि भाई यहाँ ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं था और वो हमें मिलना चाहिए और वो देना अनिवार्यता है। तो उस काम को हम कराएंगे। फिर यूएलबी के चुनाव भी होंगे, पंचायतों के चुनाव भी होंगे। तो यानी लेकिन ये संवैधानिक अनिवार्यता पूरा किए बगैर अगर चुनाव में हम आगे बढ़ेंगे तो कोई न्यायालय जाएगा तो उसको स्थगन आदेश मिल सकता है। तो वो तो अब स्थानीय चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इसे करते हैं, पर आप कह रहे हैं कि काम वो हम शुरू कर रहे हैं। काम उसको आप जल्द से जल्दी करेंगे। हाँ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जानना चाहता हूं, आप एक संवैधानिक पोजीशन पे हैं और आप राजनीति नहीं करना चाहते, पर क्या जम्मू कश्मीर की आवाम और जो ये नया सिस्टम जो निकल के आया है जहां इनको खुल के अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, क्या ये सही मायने में चुनाव के लिए तैयार है या वो कहते हैं जैसे फल पकने में अभी थोड़ा समय लगेगा? इसके बारे में मुझे लगता है कि यहाँ के लोग ज्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि मेरी राय को गलत समझा जा सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ के लोगों से पूछिए और वो जो भी जवाब देते हैं उसको अपने चैनल पर दिखाइए। ठीक है। अंतिम प्रश्न, रामलला विराजमान होने वाले हैं जनवरी 2022 में। ये राम मंदिर का बनना ये भारत के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, विशेष है? और कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिए जाने पर टिप्पणी की थी। मैं जानता हूं आप इस पर विषय में बोलते नहीं, पर आप अस्थायी हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, एक बात तो सच है कि एक तरह से भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, जिसे आप कह सकते हैं कल्चरल रिनेसां भारत में, और उसको किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है जी कि ये हिंदू के भगवान हैं या ये इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब हैं। मैंने ऐसा नहीं, एक कल्चरल रिनेसां तो देश में आया है और वो नई पीढ़ी उसको महसूस कर रही है। तो आप भी जाना चाहेंगे 22 तारीख को दर्शन करने के लिए? नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन वक्त मिलेगा तो जरूर प्रभु राम के दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी, सदैव ही आनंद रहता है आपसे बात करने में।